चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आईपीएससी नेम कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, सब केमिकल रिएक्शन होती है। और उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें कौन से रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, किस तरह के रिएक्शन होंगे तो किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ये चीजों को हेल्प करने में कुछ चीजें बहुत हेल्प करती हैं। जैसे कि मान लो इसमें कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उस केमिकल रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट आएंगे, ये चीजों का हमें एक आइडिया लेना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि रिएक्शन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन थोड़ा आपको इजी हो जाएंगे, उसके मैकेनिज्म भी आप काफी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहले आप देखो कि जनरल केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, सबसे पहले बात एक सबस्ट्रेट होती है, उसमें रिएजेंट होती है, और वो दोनों आपस में रिएक्ट करके सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म में आते हैं और फिर जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस करवा रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन करवा रहे हो, तो उस रिएक्शन के अंदर जो भी मेजर क्वांटिटी में आप यूज करेंगे उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। मेजर क्वांटिटी में क्या यूज करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि सबस्ट्रेट आपके पास जो मेजर क्वांटिटी में, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर मेजर क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हेलो एल्केन्स है, हेलो एरीन्स है, अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमिन्स है, ये सब चीजें मिलेंगी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और सबस्ट्रेट क्या करती है, सबस्ट्रेट आपके पास एक मेजर क्वांटिटी में अवेलेबल्स होती है। उसके बाद रिएजेंट का देखो काम क्या होता है, रिएजेंट हम लोग जो लेते हैं माइनर क्वांटिटी में लेते हैं, जो कि रिएक्शन करवाती है, रिएक्ट हो रही होती है किसके साथ, तो आपके पास एक सबस्ट्रेट के साथ। तो ये जब भी आपस में रिएक्ट होती है तो डायरेक्ट ये पहले प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करती है, याद रखिएगा। जब भी ये दोनों आपस में रिएक्ट होती है तो पहले वो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म में जाती है। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट बनने से पहले जो भी हो रही होती है, जो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट से पहले जो भी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बॉन्डिंग टूटते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अनस्टेबल के फॉर्म में जनरेट होते हैं। जैसे ये सब आपस में जब अटैक करेंगे तो अटैक के दौरान क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं। वो मैकेनिज्म में क्या होते हैं, आपके पास अनस्टेबल स्पीसी होते हैं जिसमें कार्बोकैटायंस जनरेट हो रहा होता है, कार्बो एनायंस जनरेट होता है, कार्बन फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहा होता है। ये सब चीजें अनस्टेबल होती हैं और हमें वहां पे चेक करना पड़ता है कि जो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको मैच करके फिर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो यही चीज अगर हमें समझ में आ जाए कि आपके पास सबस्ट्रेट कौन सी है, ठीक है, एक रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट अगर हम मालूम कर लें, रीजेंट मालूम कर ले, और हमें मालूम चल जाए कि रीजेंट का अटैक किधर होगा और रिएक्शन इंटरमीडिएट के दौरान स्टेबिलिटी किसके ऊपर आएगी, कौन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो आप एक केमिकल रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी तरीके से लिख सकते हैं। अब इस चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखो होता क्या, ऑर्गेनिक, इसको रुको थोड़ा बड़ा कर, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और the displacement of the electron pair under the influence of a species is called electronic displacement effect. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आपके पास, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जिसके अंदर मेनली कोवेलेंट ही मिलेंगे। और कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा किसी स्पीसी के थ्रू, ठीक है, किसी भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीसी, किसी मान लो कोई स्पीसी आ गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर होने लगा तो उस चीजों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और ये जो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है वो आपके पास टोटल दो तरीके से राइज करते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब है कि अगर एक चीजें एक बार कंपाउंड में जनरेट हो गई तो वो हमेशा रहेंगे, वो फिर छटेंगे नहीं। जिसमें एग्जांपल में आता है इंडक्टिव इफेक्ट्स आते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट आते हैं, मेसोमेरिक आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन आते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आते हैं। और टेम्पररी का मतलब है कि जब तक एक स्पीसी है तो उसके रिस्पेक्ट में उसके अंदर वो इफेक्ट रहेगा, अगर वो स्पीसी हट जाए तो ये इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। तो उस तरह के इफेक्ट होते हैं टेम्पोररी, यानी कुछ देर के लिए रहेंगे फिर उसके बाद कंपाउंड्स के अंदर से हट जाएंगे इफेक्ट। तो हमें मेनली पढ़ना पड़ता है परमानेंट इफेक्ट के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट आपके पास है रेजोनेंस इफेक्ट। एक मिनट, एक मिनट, ध्यान रखना आप लोग, आज का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या, इसको ध्यान समझना। अगर अब मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड मान लो कार्बन कंपाउंड सी है,
इसमें कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, और उस कार्बन कंपाउंड्स के अंदर एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन्स, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्स अगर प्रेजेंट है। तो कोई भी कार्बन्स के अंदर अगर कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स या एलिमेंट्स यहाँ पर अगर प्रेजेंट होगी, तो जाहिर सी बात है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगी एटम्स, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ वो पुल करना चाहेगी, ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ फोल्ड करेगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा, निकल के उसमें चले नहीं जाएंगे, वो बस उसकी तरफ नजदीक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट में सिंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये चीजें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी चीज के ऊपर अगर प्लस चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई नेचर की। अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर की हो गई तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने चाहेगी। तो इसलिए अगर हम चेक करें ये कार्बन और ये कार्बन को, तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगा हुआ है, इसलिए ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा कि इससे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि एक्स से तो शिफ्ट नहीं कर सकता है, तो कुछ यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी डिफिशियंसी को कम करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी कुछ कम होगी। जैसे इसको ऐसे समझो, कार्बन के पास मान लो 100 रुपीज है सपोज, और एक्स के आने की वजह से एक्स ने क्या किया, उसको 100 रुपीज का मान लो इस बॉन्ड में शेयरिंग हुआ है, और एक्स ने क्या किया कि उसमें 100 में से वो क्या कर दिया कि 70 लेके चला गया खुद का, मतलब उसका 50-50 लगा हुआ था दोनों का। अब इसमें मान लो कि अगर ये 70 लेके चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका 30 हो गया, 50 था इसके पास 30 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गया। तो इसके पास 30 जब हो गया, इसका मतलब है 20 की कमी हो गई, तो 20 वो लेने के लिए बगल में जाएगा, लेकिन बगल वाले कार्बन से 20 तक तो नहीं ले पाएगा, कुछ ले पाएगा। तो इसमें से क्या होता है, यहाँ पर एक कुछ उसको दे दिया जाता है, जैसे मान लो कि इसको 20 चाहिए होगा, तो 10 मान लो इसको मिला होगा, तो ये अपने 10 इसको दिया, तो फिर ये खुद कम हो गया, तो फिर अपने बगल से भी इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, इसको पूरा तो जितना कमी है उतना तो नहीं देगा, लेकिन कुछ पार्ट उसको दे देगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है ना, ये चीजें आगे जाके धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। अब इसको 10 चाहिए होगा, तो इससे मान लो कितना लेगा, ये 5 लेगा, अगले वाले 5 लेने के लिए इसको 2 लेगा, 3 लेगा, ऐसे करते आगे जाके इफेक्ट खत्म भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आने की वजह से एक कंपाउंड जो कि पहले से लगता था ये नॉन पोलर्स है, एक कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो गया। तो यही आपके पास जो इफेक्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका डेफिनेशन परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कंसेक्यूटिव कार्बन एटम ऑफ ए चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम और ग्रुप्स। अगर आपके पास एक कार्बन चेन है, उसके अंदर एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाने के अंदर क्या हो गया, आपके पास परमानेंट पोलराइजेशन हो गया कंसेक्यूटिव कार्बन पे, जो बगल वाले जो लगातार कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया, मतलब पोलराइजेशन क्रिएट हो गया किसके प्रेजेंस में, एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंस में या ग्रुप के प्रेजेंस में। तो ये आपके पास इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये परमानेंट पोलराइजेशन है, ध्यान रखिएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कंपाउंड के ऊपर चार्ज आ गया तो ये चार्ज अब रहेगा। दूसरी बात यहाँ देखो, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसको -I से रिप्रेजेंट करो। -I इसलिए ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर ज्यादा है, इसको हम -I से दो पार्ट में इसको डिवाइड भी कर देते हैं, आगे इसके बारे में भी और बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है उसको हम लोग -I से इंडिकेट करते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है उसके ऊपर +I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट मुझे डिस्कस करना है, कहीं डबल बॉन्ड्स मिल गया, कहीं ट्रिपल बॉन्ड्स मिल गया, अगर मुझे उस तरह के क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि कहाँ पर आपके पास +I नेचर ज्यादा का, कहाँ पर -I ज्यादा नेचर है, ये सब देखो हम लोग क्यों मालूम करना चाह रहे हैं, ये सब हमें मालूम करने की क्या जरूरत है। क्योंकि देखिए आपके पास सबस्ट्रेट होंगे, सबस्ट्रेट मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता करना होता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, उस कंपाउंड के अंदर मुझे मालूम करना है। अगर मान लो कि ये पार्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और ये पार्ट मान लो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो एक रीजेंट जो आपके पास आएगा अटैक करने के लिए, वो रीजेंट कुछ भी हो सकता है, वो रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, एम्बीफाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, तो उसे तो पहले पता होना चाहिए ना कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इसलिए पहले हम सबस्ट्रेट के अंदर हमें चेक करना होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा और कहाँ कम है। उसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, मेसोमेरिक और भी चीजें पढ़ेंगे। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपको ये बताता है कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी के अकॉर्डिंग रीजेंट का अटैक होता है। अगर यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा।
तो अगर मान लो कि मेरे पास कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो समझ में आएगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उधर ही चला जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वहां आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और बाकी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, मुझे CH3 भी मिल गया, CS2 भी मिल गया, डबल बॉन्ड CS2 भी मिल गया, और मुझे मालूम करना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कहाँ पर कम हो गया, ऐसे कंपाउंड्स में चेक करना है। तो इस चीज में हम बता भी चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग पढ़े थे इस सब चीजों को, जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर अगर मुझे मालूम करना है कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, हाइब्रिडेशन, तो आप निकालोगे sp2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर और एक इसके अंदर। इस कार्बन का निकालोगे तो आ जाएगा कितना, sp3 आ जाएगा। और बताया गया था आपके पास जिसमें जितना ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो sp2 में और sp3 के अंदर देखो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके ज्यादा है, sp2 या sp3 के अंदर? sp2। sp2 में अगर परसेंटेज इस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इसलिए अटैक भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे आपके पास जो भी अटैकिंग रिजल्ट आएगा। तो ये चीजें लिखी हुई है। सबसे हाईएस्ट आपके पास CSP यानी कि जिसकी हाइब्रिडेशन sp होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसमें sp2 है वो कुछ कम है, सबसे कम आपके पास sp3 होती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम दिए चेक करने के लिए, मुझे क्या करना है कि मालूम अगर करना कि इसमें प्लस आई नेचर कहाँ है माइनस आई नेचर कहाँ है, तो देखो इन सर्किल यहाँ पर कर देंगे, तो ये माइनस आई नेचर, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, ये प्लस आई नेचर के हो जाएंगे। अगर मान लो मुझे इस बेंजीन के कंपाउंड में मालूम करना है कि यहाँ पर प्लस आई नेचर कहाँ है माइनस आई नेचर किधर होगा, इसको ऐसे समझो, यहाँ पर आपके पास CS2 है CS3 है, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए आपके पास दो पार्ट में डिवाइड है। sp आप अगर बेंजीन को अगर चेक करोगे, बेंजीन का हाइब्रिडेशन कितना होता है प्रत्येक कार्बन का, each कार्बन का आप चेक करोगे तो कितना निकल के आएगा, सिग्मा बॉन्ड चेक कर लो, तो एक सिग्मा बॉन्ड इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी यहाँ पर sp2 आएगा। और इस कार्बन को लेके चेक करोगे CS2 CS3 है, तो इस कार्बन के पास तो 4 सिग्मा दिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास sp3 है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो आपके पास माइनस आई इफेक्ट होगा वो बेंजीन के ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर ज्यादा होगी और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो प्लस आई माइनस आई अगर इसके अंदर चेक करना होगा तो ये आपके पास प्लस आई नेचर शो करेगा, यहाँ पर आपके पास माइनस आई नेचर होगा। अगर इस तरह के देखो कंपाउंड के अंदर चेक करना है तो यहाँ पर भी एक फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन क्या करेगा कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ होल्ड करेगा, सब खींचेगा इसको, जिसकी वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर बढ़ेगी। अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर बढ़ेगी तो वो बगल से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, जिसकी वजह से देखो होगा क्या, यहाँ पर आपके पास पार्शियली आई पॉजिटिव लिख देंगे क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। कार्बन के ऊपर अगर 3 फ्लोरीन एटम लगा दोगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरीके से खाली होने लगेंगे, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगा, जिसकी वजह से बगल से वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि माइनस आई का मतलब ही होता है कि बगल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करना। प्लस आई नेचर का मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर हो जाना। अब देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल ओवर ए सिग्मा बॉन्ड। ये हम लोग जो इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही, ये जो पोलराइजेशन जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड आ गया, अब डबल बॉन्ड पे तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है थोड़ा, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर आप चेक करोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो भी होते हैं वो कंडीशन अप्लाई करते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही। दूसरी बात, इन इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर ओनली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपके पास बोल रहे कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपके पास शो किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन वही डिस्प्लेस होगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स ज्यादा होंगे, बट रिमेन्स इन द सेम वैलेंस शेल ऑफ एटम टू विच दे बिलोंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वैलेंस शेल से आप पूरा बाहर निकाल देंगे, वैलेंस शेल से पूरा बाहर नहीं जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। वैलेंस शेल में तो अभी भी उतना ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, मतलब अगर यहाँ पर अगर एक्स आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे और इसका इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अभी भी वही काउंट करेंगे, सिर्फ डेंसिटी देखिए कम बेसी बस डिस्प्लेसमेंट हुई है। थर्ड में कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो आपके पास होता है वो डिस्टेंस इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, मतलब ये टाइमिंग डिस्टेंस के साथ साथ क्या होती है, कम होती चली जाती है।
विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज शार्पली। कह रहा है कि आपके पास कार्बन जैसे जैसे आपके पास बढ़ेंगे तो ये इफेक्ट धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे तो ये धीरे धीरे इफेक्ट कम होते चली जाएंगे और समय के साथ ही फिर आगे जाके शार्पली खत्म भी हो जाती है। 4 नंबर कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल आफ्टर 4 to 5 कार्बन एटम्स। इंडक्टिव इफेक्ट को 4 से 5 कार्बन एटम के बाद लगभग नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, लगभग वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी डिस्फिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है, दे देते हैं सब इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये चीज बात करें प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लस आई और माइनस आई। देखो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है। प्लस आई इफेक्ट में कहते हैं हम लोग कि द एटम्स और ग्रुप which displace its electron density its neighbor is known as plus I effect। अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेबर एटम की तरफ ट्रांसफर कर दी जाती है, तो जो भी ये चीजें ट्रांसफर हो जाएगी जिससे वो जा रही हैं उसको प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। CH2 के ऊपर माइनस है, NH के ऊपर भी माइनस है, ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस है, ऑक्सीलेट पर भी आप सॉरी आपके पास ये एसीटेट के ऊपर भी माइनस है। तो इस कंडीशन में हमें चेक करना है कि प्लस आई नेचर किसकी ज्यादा होगी। तो प्लस आई नेचर पूछ रहे हैं लेकिन सबके ऊपर माइनस चार्ज है। देखो माइनस चार्ज है इसका मतलब ये होता है किसी भी कंपाउंड्स के ऊपर अगर माइनस चार्ज है, किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो वो स्टेबल नहीं है कभी भी। वो हमेशा कोई भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो वो अनस्टेबल हो जाती है। वो चाहेगी कि जल्दी से अपने ये चार्ज को हटाया जाए, और चार्ज को हटाने के लिए चार्ज का मतलब क्या है, एक लोन पेयर रखी हुई है। लोन पेयर मतलब किसी का इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, जल्दी से शेयर करेगा दूसरे के साथ। तो जो भी आपके पास निगेटिव चार्ज जो स्पीसी होती है वो सब के सब प्लस आई नेचर की होती है। और उसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि प्लस आई नेचर ज्यादा किसका होगा, किसका ज्यादा नेचर होगा, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा इस कंडीशन से, यानी कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, और उसके ऊपर भी प्लस आई नेचर। यानी कि अगर आपके पास कह रहा है कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन कोई अगर एटम से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, मतलब वो नेगेटिव चार्ज के साथ वो थोड़ा बहुत बैलेंस रख सकता है, मतलब वो स्टेबल रह सकता है। जैसे कि एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दें और एक हम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दें, तो ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी नेगेटिव चार्ज के तो ऑक्सीजन के पास ही होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट भी कर सकता है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टेबल है। लेकिन कार्बन तो इलेक्ट्रॉन्स लेता ही नहीं है, तो इसलिए कार्बन के ऊपर अगर आप नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो वो क्या करेगा, उसका प्लस आई नेचर घटा देगा। तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है 1/+ आई नेचर्स, यानी आपके पास जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा उसका प्लस आई नेचर बहुत कम होगा। तो यहाँ देख लो सबसे ज्यादा आप देखेंगे इसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, दो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये फिर भी स्टेबल है। ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भी देगी तो भी थोड़ा बहुत स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है क्योंकि एक तो एक कार्बन का नेचर ही नहीं नेगेटिव चार्ज को ऑक्युपाई करना, इसलिए ये चाहेगा इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर वो ट्रांसफर कर देगा अपने बगल वाले को, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपने नेबर एटम को ट्रांसफर करता है उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर यहाँ देखिए इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इज एडिटिव इन नेचर्स होते हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, अगर आपको प्लस आई नेचर बढ़ाना है तो प्लस आई नेचर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई नेचर को बढ़ा रहे होते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये CH3 CH3 CH3, इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये कार्बन को स्टेबल कर देता है ये CH3। कैसे, देखिए CH3 का मतलब है कि आपके पास 3 हाइड्रोजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। सेम काम ये भी कर रहा होगा, सेम काम ये भी कर रहा होगा, ये सब तीनों कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इस कार्बन को ट्रांसफर कर रहा होता है, इसको भी ट्रांसफर कर रहा होता है, इसको भी ट्रांसफर कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसके पास प्लस आई नेचर बहुत बढ़ जाती है। अब अगर बात करेंगे इसमें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, एक तो इसके पास हाइड्रोजन हो गया इस कार्बन के साथ, बाकी आपके पास 2 जो है वो CH3 ग्रुप है। तो CH3 ग्रुप को अच्छा कहा जाता है कि प्लस आई नेचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग करती रहती है। ये जो CH3 अगर लग गई तो इस कार्बन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन को लेकर फिर इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर देती है।
इसलिए यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम नहीं हो पाता है, इसलिए इसका प्लस आई नेचर बढ़ जाता है। सेम यहाँ पर भी कंडीशन है, सेम यहाँ पर भी सबसे कम आपके पास प्लस आई नेचर ये होती है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि ड्यूटेरियम और टाइट, एक मिनट, आई नहीं है, ये ट्राइटियम है। तो कभी कभी आप चेक करोगे कि CH3 के बीच में पूछा जाएगा, मतलब CH बॉन्ड के पेयर में पूछेगा, फिर CD के बारे में। तो ये कंडीशन को चेक करने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्या कार्बन ट्राइटियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये सब आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, या ड्यूटेरियम का ज्यादा है या फिर आपके पास CH का ज्यादा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ याद रखना हमेशा ट्राइटियम का ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक नंबर के अंदर, ये आइसोटॉप्स के अंदर। आइसोटॉप्स का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसका मास नंबर ज्यादा होता है, मास नंबर ज्यादा है तो ज्यादा हैवी है ये भी, तो इसलिए हेवी है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ याद रखना कि ट्राइटियम का बहुत ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, सबसे कम आपके पास CH का बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स काफी पास पास होंगे, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स काफी नजदीक नजदीक होंगे। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है नजदीक नजदीक, तो वो ज्यादा शेयर भी करेंगे दूसरे को, तो ज्यादा आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से इसको ऐसे समझो, तुम्हारे पास ट्राइटियम है, 3 ट्राइटियम इसका क्या कहते हैं, इसके पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है, क्योंकि ट्राइटियम के अंदर क्या होते हैं, आप देखेंगे मास नंबर ज्यादा होते हैं, मास नंबर ज्यादा है उसका मतलब इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तब होगी जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स सब आपस में काफी काफी नजदीक नजदीक होते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स काफी नजदीक होते हैं, और ये आसानी से क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है दूसरे को, तो इसको देने में ज्यादा आएगा। ये दूसरे को अगर देगा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा दे पाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स भी नजदीक है, तो दूसरे को देने में भी ज्यादा आएगा। तो याद रखना इसमें ट्राइटियम में ज्यादा आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आई नेचर, वो प्लस आई नेचर ज्यादा बढ़ा देती है। सेम देखो यहाँ पर भी चीजें बताएं, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके पास अगर CH को चेक किया जाए, तो CH का जो बॉन्ड होता है वो प्लस आई नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आपके पास कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा प्लस आई नेचर शो करेगा। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में C के साथ CH3 ना लिखे CT3 लिखा हुआ है, फिर उस तरह से ड्यूटेरियम का यहाँ पर है, फिर आपके पास हाइड्रोजन का है, तो जितना ज्यादा आपके पास अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे होते हैं और वो ज्यादा डोनेट भी कर सकता है। तो प्लस आई नेचर में एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक एनायन ग्रुप लगे हुए हैं, एनायन ग्रुप्स किसी के पास है, किसी के पास एल्काइल ग्रुप्स है, तो और आपको चेक करना है कि उसमें प्लस आई नेचर किसकी ज्यादा होगी, तो वहां पर हम चेक करेंगे प्लस आई नेचर उसी की ज्यादा होगी जो एनायनिक होंगे, एल्काइल से भी ज्यादा होगा, ध्यान रखना वहां पे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बताएं कि नेगेटिव चार्ज पे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं स्टेबल, अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल को स्टेबल होने के लिए वो इजिली तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करने के तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास एक एनायंस ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप्स है, तो पहले आपके पास प्लस आई नेचर एनायंस ग्रुप की होगी। अब देखो प्लस आई के साथ माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। माइनस आई इफेक्ट के अंदर होता है कि द एटम्स और ग्रुप विच विथड्रॉ, जो विथड्रॉन करे दूसरे से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेबर से अपने एटम की तरफ, यानी कि सिंपल सा बात है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे से अपने तरफ ट्रांसफर करता है उसको लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट अच्छा खासा कौन सा कर सकता है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से वही ट्रांसफर कर सकता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो यहाँ पर फ्लोरीन सबसे फर्स्ट में है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, सबसे कम यहाँ पर आयोडीन है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई नेचर, और इसके जस्ट पहले बताए थे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई नेचर के। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड्स है जिसमें NH2 ग्रुप है, OH ग्रुप है, F माइनस है, अगर किसी कंपाउंड के साथ अगर अटैच हो गए लोग, तो प्लस आई नेचर सॉरी माइनस आई नेचर कहाँ पर होगी, तो माइनस आई जो नेचर होंगी याद रखना फ्लोरीन में ज्यादा आएंगी, फिर OH में आएंगी, सबसे कम आपके पास NH2 ग्रुप के अंदर आएंगे। यहाँ पर इस चीज को ऑर्डर में दिखा दिए, एक कार्बन के साथ मान लो कि 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, एक कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो कौन दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ होल्ड कर सकता है, खींच सकता है, तो जो ज्यादा डिफिशियंसी होगा। अब ये जो कार्बन, ये जो तुम किसी के साथ अगर बॉन्ड लगाओगे, ये ग्रुप किसी के साथ अगर एडजस्ट कीजिएगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन तो लेने का ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब इसके पास डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है इस कार्बन के पास, इसलिए प्लस माइनस आई नेचर इस कुछ इस तरीके से होगी। एक तरफ फिर यहाँ ठीक से है। देखिए, एक मिनट माइक ऑफ कर लो।
अब इसके बाद देखो, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर मुझे पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है, फिर डबल बॉन्ड में होती है, फिर सिंगल बॉन्ड में होती है। तो जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी माइनस आई नेचर बहुत ज्यादा हाई होगी। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी लगेगा याद रखना वो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप होगा, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर भी देख सकते हैं। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास CN ग्रुप है, कहीं इस तरह के ग्रुप भी मिलेंगे, NH ग्रुप भी मिलेंगे, कहीं CS2 NH2 ग्रुप मिल जाएंगे। तो आपको बस चेक करना है किसमें हाइब्रिडेशन ज्यादा होगा, जिसमें sp होगा, जिससे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें मतलब माइनस आई नेचर ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंपाउंड्स को हम लोग चेक कर लेंगे। अब अगर मान लो कुछ इस तरह से कंपाउंड मिल गए, किसी में एल्डिहाइड ग्रुप मिल गए, किसी में आपको अमोनिया ग्रुप मिल जाएगा, किसी में सिर्फ एल्किन ग्रुप मिल जाएंगे। अब यहाँ पर तो दोनों ही केस में sp2 है, तीनों केस में यहाँ तक के sp2 है। इस कंडीशन में अगर आपको चेक करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ है। जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उसको सपोर्ट करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ होल्ड करने में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए माइनस आई नेचर ज्यादा शो करेगा। फिर आपके पास नाइट्रोजन होंगे, सबसे कम आपके पास डबल बॉन्ड वाले ग्रुप होंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाले केस है, बेंजीन वाले भी केस है और डबल बॉन्ड वाले भी केस है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे मालूम करना है कि माइनस आई नेचर किसका ज्यादा होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का तो खैर फर्स्ट में होगा। अब बेंजीन का निकालोगे तो sp2, इसका भी sp2 होगा। बेंजीन का यहाँ पर सिंस ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करती है। मेसोमेरिक आप लोग आगे पढ़ेंगे जो कि स्टेबिलिटी बना देता है कंपाउंड्स को। और इस कंडीशन में चेक करोगे नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है और इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो ये हाई डिफिशियंसी शो कर रहा होगा क्योंकि एक तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और साथ में 3 फ्लोरीन एटम भी है, इसके तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ले लिए होंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बन जाता है। फिर ये आपके पास ग्रुप है, फिर सबसे कम ये। तो माइनस आई इफेक्ट के हम सीरीज लिखे हुए हैं। इस सीरीज के अंदर एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर में क्या देखो ध्यान से, जो NF3 के ऊपर जो N के ऊपर जो प्लस चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अपनी तरफ आसानी से होल्ड कर सकता है। इसलिए याद रखना एक बात, इसमें सिर्फ फ्लोरीन हम लोग याद रखते हैं कि फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, नहीं। फ्लोरीन से भी देखो ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करें, ग्रुप के ऊपर बात करें तो ग्रुप और भी हैं। जैसे कि आपके पास दिखाई दे रहा है कि ट्राई फ्लोराइड नाइट्रोजन जो आपके पास है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। फिर NR3 याद रखना, N के ऊपर प्लस होना चाहिए, फिर N+H3, फिर NO2 ग्रुप। देखो NO2 ग्रुप तो फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है, साइनाइड भी ज्यादा होता है, एल्डिहाइड भी आपके पास है, फिर इस कीटोन्स भी ग्रुप है, एसिड भी ग्रुप है, फिर फ्लोरीन का नंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आपके पास ईथर है, फिर अल्कोहल्स है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर अमोनियस ग्रुप आपको दिखाई देंगे, फिर फिनाइल ग्रुप दिखते हैं, फिर डबल बॉन्ड आते हैं, फिर सबसे लास्ट में सिंगल बॉन्ड। तो अब हमें ये चेक करना है, जैसे मान लो कि प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया, माइनस प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, हमें ये सिर्फ मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे। कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी तो क्रिएट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर बढ़ रही है किधर कम हो रही है। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वो माइनस आई इफेक्ट हो जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये चीजें तो हम मालूम कर लिए किसके अंदर कहाँ पर ये चीजें जनरेट हो रही है। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेज कैसे करते हैं। अगर मुझे मालूम ही चल गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले कि आपका ये जो एप्लीकेशन है जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं वो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए पढ़ते हैं। किसके स्टेबिलिटी को, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट। आप जब भी एक सबस्ट्रेट को एक रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो सबस्ट्रेट रिएजेंट रिएक्शन करके पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म में जाता है, और इंटरमीडिएट के अंदर क्या बन रहा होता है, इंटरमीडिएट में वो कार्बोकैटायन भी बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल्स भी बन सकता है, कार्बन आयंस भी बन सकता है, कार्बीन भी बन सकता है, नाइट्रीन भी बन सकता है, बेंजाइन, मतलब इसमें से कोई भी टर्म बनाया जा सकता है। ये सब अनस्टेबल स्पीशीज है। अगर ये कभी भी बनती है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में रहती है, और स्टेबल जब तक नहीं होंगी तब तक की प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकती है। तो इसको पहले स्टेबल चेक करना पड़ेगा कि स्टेबल कैसे होती है। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे क्लेवेज करवाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का क्लेवेज करवाते हैं। कोवेलेंट का बॉन्ड का क्लेवेज का मतलब होता है एक होमोलाइटिक क्लेवेज होता है और एक हेट्रोलाइटिक क्लेवेज होता है। होमोलाइटिक क्लेवेज के अंदर याद रखना है कि ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लो कि अगर आपके पास ए और बी कोई दो एटम्स है, अगर ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो गई और अगर आपने क्या किया, इस कोवेलेंट बॉन्ड को आपने ब्रेक करा दिया, तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई तो यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन है ये अपना लेके अलग हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं।
फ्री रेडिकल्स जनरेट कब होते हैं? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है, या हल्का फुल्का डिफरेंस हो तभी चल जाएगी वहां पे। तब उस कंडीशन में जो भी होता है उसको होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए। लेकिन सपोज कि यहाँ पर आपने ए और बी एटम्स लिया और दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अगर है, तो इस किस करोगे, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करोगे, तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने तरफ चली जाएंगी, इसके तरफ हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर ये कार्बन रहा होगा तो कार्बन आयंस बन जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन चली जाए तो सी के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो कार्बोकैटायंस भी जनरेट होता है। तो होमोलैटिक को ब्रेक करेंगे दो तरीके से। होमोलैटिक दोनों की नेगेटिव सेम होती है, और हेटेरोलाइटिक का मतलब होता है जब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसके अंदर कार्बोकैटायंस भी जनरेट हो रहे होते हैं, कार्बन आयंस भी जनरेट हो रहे होते हैं। देखो कार्बोकैटायंस क्या होता है, पहले को बोलते हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है, ये कार्बोकैटायंस इस कार्बन के वैलेंस शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके पास p ऑर्बिटल्स जो एक है वो वैकेंट है। देख लीजिए कार्बन में आप देखते होंगे 2s2 लिखते हो, 2p2 लिखते हो, और जैसे आप ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो उतना ही लिखते हो, एक्साइटेड में जाते हो तो p में तीनों भर जाता है और s में एक आता है। तो यहाँ पर एक प्लस का मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए आपके पास है, तो इसका मतलब है कि कार्बन के पास अभी भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स बचा हुआ है। तो इस कार्बोकैटायंस का मतलब है कि 3 बॉन्ड पेयर है और एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स है। अगर हम बात करें कि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा? 3 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर भी एक भी नहीं है। 3 बॉन्ड पेयर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? sp2 लिखते हैं। अब देखो कि इसके आउटर मोस्ट में 8 तो नहीं है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर 8 पूरा हुआ नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी नेचर है। अब अगर मान लो कि कार्बोकैटायन को अगर स्टेबल बनाना है तो ये स्टेबल तब होगा, एक तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर की, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा ये। तो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए होगा हमको? तो बोलते हैं ERG ग्रुप चाहिए। ERG ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब होता है प्लस आई इफेक्ट चाहिए होगा। आप प्लस आई को दे सकते हैं। प्लस आई क्या? प्लस एम भी होता है, प्लस मेसोमेरिक भी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब देखो, अगर मान लो कि मेरे पास कार्बन फ्री रेडिकल्स अगर हैं, इसको बंद कर लो बच्चे लोग। यहाँ देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास कार्बन फ्री रेडिकल्स है, तो कार्बन फ्री रेडिकल्स का देखिए पहले मतलब क्या होता है। आपके पास कार्बन के यहाँ पे 6 तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड के साथ, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि p ऑर्बिटल्स में एक हाफ फील्ड ऑर्बिट, मतलब एक हाफ इलेक्ट्रॉन कर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें, यानी इसको ऐसे बोलते हैं 3 बॉन्ड पेयर और 1 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स। अब सिंस यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो आपके पास बॉन्ड पेयर जो दिखाई पड़ेंगे वो तो 3 ही दिखेंगे, तो अभी भी इसके लिए कंडीशन में भी हम लोग हाइब्रिडेशन बात करेंगे तो sp2 ही आएगा। इसके आउटर मोस्ट में अभी 8 कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिर से वापस? इनकम्प्लीट। इसके ऑक्टेट है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर की है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर की है तो इसको स्टेबल वही बनाएगा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस जो कि इसको देने का काम करेगा। अब देखो कार्बन आयंस के मतलब, अगर आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट में आप रिएक्शन करवा रहे हैं और इंटरमीडिएट के केस में अगर जनरेट हो गया कार्बन आयंस, अगर जनरेट हो गया, तो पहले तो उसके बारे में समझो कि कार्बन आयंस का मतलब क्या होता है। एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो पहली बात कि कार्बन आयन का जो ऑक्सीडेशन ये जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है। पहली बात, ये कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका तो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसको स्टेबल कौन बनाएगा? तो कहते हैं कि इसको स्टेबल वही बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप क्यों? देखिए, ये नेगेटिव चार्ज के साथ है। आपको कुछ देर पहले बताएं कि नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स स्टेबल्स नहीं होते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे
तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपने तरफ खींचने का काम करेगा, मतलब लेने का काम करेगा, और ये चाहता भी है देना, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाओ तो इसके आप एसिडिटी को कम कर दोगे, स्टेबल वो और डिस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इस कंडीशन में आपको स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो फिर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो किस कंडीशन में कौन कौन चीजें स्टेबल होती है? अगर आपके पास कार्बोकैटायन है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसको स्टेबल करेंगे। अगर आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट है तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए? आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही चाहिए। लेकिन अगर कार्बन आयंस है तो उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो पहले हम बनाए, फिर आपको भी दिए गए ट्राई करने के लिए। इसके अंदर आपको कंपेयर करना है इस क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हमको चेक करना है कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। देखो तो ए बी सी डी में करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ये देख लो ध्यान से, इस सब में कार्बोकैटायंस है सबसे पहले। और आपको बताएं कि कार्बोकैटायंस को अगर स्टेबल बनाना है तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा जितना आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ए ज्यादा स्टेबल है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, CH3 जहां भी ऐड होता है प्लस आई नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ठीक है, फिर ऑर्डर अगर चेक करोगे तो पहले ए बोलना पड़ेगा, फिर आपके पास हो जाएगा। देख लो जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होते हैं उतने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, मतलब उतने ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम कर देंगे। सी के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। अगर आपने जो बगल वाला जो CH3 अप लगाया, आपको बताया था कि यहाँ पर 3H ग्रुप है, ये क्या करेगा? इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। फिर बगल वाले भी कार्बन वही काम करेंगे, इसके बगल वाले भी कार्बन वही काम करेंगे। तो इसके पास डिफिशियंसी को ये क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं तो स्टेबल कर रहे हैं उसको। तो इसलिए ये कंडीशन में ये बहुत स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि सिर्फ 2 ही यहाँ पे ग्रुप है, तो इससे कंपैरिजन करोगे थोड़ा कम स्टेबल है। यहाँ पर फिर सबसे कम आपके पास यहाँ पर तो कोई ग्रुप ही नहीं है इसको स्टेबल करने के लिए। फिर चेक करो, अगर मुझे फ्री रेडिकल से अगर चेक करना है फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर की होती है, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना ज्यादा हाइयर होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए ऑप्शन। ए होगा, फिर बी, फिर सी, डी। थर्ड में चेक करो कौन ज्यादा स्टेबल है। CH3। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए बच्चे लोग, CH3 यहाँ पर माइनस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज बता दिए, वो तो रिलीजिंग ग्रुप नहीं चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो ऐसा तो कोई खैर ग्रुप इसके साथ है नहीं, लेकिन रिलीजिंग ग्रुप आप दे रहे हैं तो इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको। एक तो पहले से वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को हटाना उसको है, तो इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। सबसे आपके पास CH3 के ऊपर जो एक माइनस है वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलो एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं, इसमें आपको ये बता रहे हैं कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है, डोमिनेंस ऑर्डर बता रहे हैं। सबसे पहले चेक करना होता है डिस्टेंस। वहां पे सबसे पहले डिपेंड करता है वो डिस्टेंस के ऊपर। आप जो भी चीज डाल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डाल रहे हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल रहे हो, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप कितने उसके नजदीक रखे हो, कितने डिस्टेंस पे रखे हो। फिर नंबर फैक्टर्स, फिर आप कितने ज्यादा डाले, मतलब कितना, किसी में 1 डाले हो, किसी में 2 डाले हो, किसी में 3 डाले हो, तब वो डिपेंड करता है। पहले डिस्टेंस चेक होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कितने उसके अंदर यूज कर रहे हैं, और फिर आपके पास चेक होता है स्ट्रेंथ फैक्टर, कौन ज्यादा, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो अगर मान लो कि मुझे फर्स्ट वाला कंडीशन चेक, फर्स्ट वाले कंडीशन में बताओ तो ज्यादा स्टेबल कौन है? इसको ABC अगर मान ले तो सी। सी। NO2 कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है? आपको बताया स्टार्टिंग में प्लस आई नहीं होता है, माइनस आई के अंदर है। NO2 जो आपके पास होगा माइनस आई इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला बच्चे लोग हैं सब। तो ये सब NO2 जब इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा तो ये जितना दूर है, क्योंकि देखो एक तो ये पहले से डिफिशियंसी नेचर की है, प्लस है इसके ऊपर, हमें इसको स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए आप चाहेंगे कि जितना दूर रहे लेने वाला ग्रुप तो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये इसके जस्ट बगल में ही है, ये थोड़ा और डिस्टेंस पे चली गई, सबसे ज्यादा डिस्टेंस
तो इसलिए ये ज्यादा सही है। सेकंड देखो तो सेकंड क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्जेस सारे कंपाउंड्स के ऊपर। इसमें डाउट है? ये तो इजी ही है। माइनस चार्ज है उसके ऊपर। माइनस चार्ज का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स वो माइनस चार्ज को नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरा जल्दी से माइनस चार्ज किसी और के साथ चले जाए। तो माइनस चार्ज को देखो तो कौन अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? तो यहाँ देखिए NO2 एक यहाँ पर है, एक आपके पास मेटा पोजिशन पर और एक पैरा पोजिशन पर है। तो जितना ज्यादा ये नजदीक होगा इस निगेटिव चार्ज के, तो क्या करेगा? NO2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन इसे लेने का काम करेगा। अगर इसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तब जाके ज्यादा स्टेबल होगा ये कंपाउंड्स। तो जब भी कंपाउंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है उसमें हमेशा क्या, उसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें अगल बगल इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप उसके नजदीक हो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप नजदीक होगा, उसकी एसिडिटी और ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसमें हाईएस्ट फर्स्ट। चलो इसमें चेक करो तो ज्यादा स्टेबल कौन? ये प्लस चार्ज यहाँ पर है, ध्यान रखना, ये प्लस चार्ज यहाँ पर है और ये सबसे ऊपर में है। देखिए अगर नहीं मालूम चल रहा तुम बता रहे, इसको देखो पहले, ये प्लस चार्ज है, इसको ऐसे समझो। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो इसको डोनेट करने के लिए एक यहाँ पर मिलेगा, इसके साथ ये भी कार्बन अटैच है, इसके साथ ये भी कार्बन अटैच है। तो इसको तो ये इधर से भी मिल रहा होगा, इधर से भी मिल रहा होगा, इधर से मिल, इसको तीन साइड से मिल रहा होगा। तो ये प्लस जो नेचर है कुछ कम कर सकते हैं हम लोग है, इसके अंदर डिफिशियंसी को कम किया जा सकता है। देखो जो यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट है, इसमें अगर आप इसको चेक करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर देने वाला तो सिर्फ यही कार्बन है इसको, और ये कार्बन है, ये कार्बन थोड़ी ना इसको दे देगा। तो इससे ये दोनों कार्बन अटैच है, तो इसी तरह से उसको मिल सकेगा। मतलब यहाँ पर दो आपके पास ग्रुप मिलेंगे इसको डोनेट करने के लिए। अगर आप गलती से अगर यहाँ पर आ गए, तो और ये सबसे ऊपर वाले कार्बन के ऊपर डिफिशियंसी है, यहाँ प्लस चार्ज मतलब इस कार्बन पे, तो इसको तो बस इस कार्बन से मिलेगा, अगल बगल तो इसके कोई भी नहीं है। तो सबसे कम देखिए इस कार्बन से ये अटैच है, इसलिए सबसे कम स्टेबल ये होगा, सबसे ज्यादा हायर स्टेबल ये फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। इस तरह से देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में चेक करो, ज्यादा स्टेबल कौन होगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कीजिए, और भी मुझे कुछ बताना है इसमें। ट्राइस्पिन में देखो तो फर्स्ट का कौन सा होगा? ये फ्री रेडिकल्स है, ये भी आपके पास क्या होती है फ्री रेडिकल्स, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर होती है। A। ठीक है, वेरी गुड। ए यहाँ पर 3 डिग्री होगा, यहाँ पर 3 तरह से मिलेंगे, फिर यहाँ पर 2, फिर नेक्स्ट बोलिए। C। सी नेगेटिव चार्ज है। A। नेगेटिव चार्ज आपको ये चेक करना पड़ता है कि सबसे कम कार्बन से अटैच हो, ताकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना मिले। यहाँ पर देखो 2 लोग देने वाले हैं, यहाँ पर तो 3 लोग मिलेगा, यहाँ सिर्फ एक की तरफ से आएगा, फर्स्ट होगा। चलो 6 का देखो तो कौन होना चाहिए सही? ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना।
नेगेटिव चार्ज वाले हमेशा चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से किसी को दे दे, तो उसके इलेक्ट्रॉन को आप जितना इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप उसके अगल बगल लगाएंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो फ्लोरीन भी लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है, दोनों का पोजीशन भी सेम है, तो जो जितना ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा उसके लोन पेयर को अपने तरफ, वही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लोरीन होगा, क्लोरीन। क्लोरीन। ये होना चाहिए, वैसे ये गलत है, क्लोरीन। ये नहीं होता है। आपको कुछ देर पहले भी ऊपर दिखाए थे माइनस आई इफेक्ट में कि नाइट्रो ग्रुप कहीं मिल गया, कहीं फ्लोरीन मिल गया। हाँ, तो नाइट्रो ग्रुप ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ग्रुप है, एलिमेंट्स नहीं है, ये ग्रुप में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो इसमें चेक करो 7 नंबर में, ये 3 फ्लोरीन है 3 क्लोरीन है। अब तो देखिए बात है एलिमेंट्स का, फ्लोरीन है क्लोरीन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही होगा, तो इस कंडीशन में आप सही हैं, यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, ट्राइटेनियम। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए ट्राइटियम के पास बताया था कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नजदीक होते हैं, सब आसानी से वो डोनेट कर सकते हैं। 9 का चेक कीजिए, नेगेटिव चार्ज है, ए। हाँ वेरी गुड। यहाँ पर देखो इसमें sp आएगा, इसमें sp2 आएगा, इसमें sp3 आएगा। आपको पता है नेगेटिव चार्ज के लिए आपको चाहिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा आपके पास स्टेबल होगा। चलिए 10 नंबर में चेक करो, ऊपर माइनस चार्ज है, सॉरी एक मिनट, ये तीनों पर माइनस चार्ज है। आपको चेक करना है कि NO2 और CN में, क्योंकि F तो पता है कि NO2 से कम ही है, NO2 ज्यादा इसमें होता है, फिर CN आता है, फिर फ्लोरीन आता है। यहाँ चेक करो 11 में, वेरी गुड। 12 नंबर में चेक कीजिए, वेरी गुड। देखिए वो आपको कुछ देर पहले वो स्टेबिलिटी क्वार्टर दिखाते हैं, नंबर फैक्टर पहले डिपेंड नहीं करेगा, पहले आपके पास डिपेंड करेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के साथ पहले तो ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ये ज्यादा हो जाएगा आपके पास। एक मिनट, डोमिनेंस क्या था ऑर्डर, डिस्टेंस, नंबर ऑफ फैक्टर, फिर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो एक मिनट बच्चे लोग, ये हो गया गलत हम लोग का, इसमें आंसर ये होगा बी। बी क्यों होगा समझ में आया? देखो यहाँ पे सबसे पहले डिपेंड क्या करेगा, डिस्टेंस, तो खैर दोनों का डिस्टेंस दोनों का सेम था। दूसरा डिपेंड करेगा नंबर फैक्टर, नंबर फैक्टर दूसरे नंबर पर ही है, स्ट्रेंथ तो बाद में है, तो नंबर फैक्टर देखोगे तो फ्लोरीन ज्यादा है ना, इसलिए आपके पास ये पहले आ जाएगा और ये बाद में होगा। चलिए एक चीज आपको और यहाँ बताने जा रहे हैं, एसडी के स्ट्रेंथ के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन इस पे एसडी के स्ट्रेंथ पे बहुत बार पूछा गया है। एक काम कीजिए, आप लोग माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिए। देखो यहाँ पे, एक मिनट हमको कंपैरिजन करना है एसडी के स्ट्रेंथ, किस में एसडी के स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। CH4 NH3 H2O HF, ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन में, तो एसडी के स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एसडी के स्ट्रेंथ डिपेंड करता है H+ आयन कौन कितना आसानी से डोनेट करेगा, वही एसडी के स्ट्रेंथ यहाँ बताएगा, क्योंकि सब में H है। तो यहाँ पर क्या करो, सबको H+ को बाहर निकालो, और सबको H+ को बाहर निकालने के बाद आपके पास जो भी नेगेटिव चार्ज उसको साइड में रखिए, हम रख दिए यहाँ पर है।
अब आपको चेक करना है, देखिए यहाँ पर एक बात लिखे हुए हैं, सेम पीरियड, अगर आप एक ही पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट्स नेगेटिव चार्ज स्टेबल तब होगा जब आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा। मतलब कि आप अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स लिए, जैसे कि यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है, तो जिस एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन के केस में ही ज्यादा स्टेबल है। फ्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज को इसी तरीके से होल्ड कर सकता है, ये लोग होल्ड करने वाले नहीं है। तो याद रखना है कि ये जब स्टेबल है तो ये आसानी से फिर ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जो चीजें स्टेबल बन रही होती है वो चीजें, तो मान लो अगर इसके टूटने से अगर ये स्टेबल है तो ये आसानी से H+ दे देगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि CH4 अभी स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर CH3- में कन्वर्ट होगा, तो ये अभी स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल के फॉर्म में चला जाएगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं चाहेगा कि हम आसानी से अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए यहाँ से H+ का निकलना मुश्किल है, यहाँ से H+ का निकलना ईजी है। इसलिए यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में चेक करोगे तो HF आएगा। याद रखना, जब आप सेम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तब की, सॉरी सेम पीरियड में मूव कर रहे हैं तब की ये बात है। लेकिन अब बात करते हैं ग्रुप में मूव करने की। अगर आप सेम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मुझे चेक करना है कि यहाँ पावरफुल एसिड कौन है, HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो ये स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिएगा आंसर देने से पहले। फॉर द सेम ग्रुप एलिमेंट नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर आप एक ही ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो याद रखना कि अब ग्रुप के ऊपर बात होती है तो वहां पर साइज फैक्टर भी काम करने लगता है, ठीक है। और उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज, अगर आपके पास जो कि नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के ऊपर, जिसका साइज बड़ा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होगा, सबसे बड़े साइज के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ से H+ का निकलना इजी होगा। और वैसे भी हम लोग इस चीज को ऐसे भी जानते हैं, आपके पास HF है और HI का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड भी इसी तरीके से ब्रेक हो जाती है साइज बड़ा होने की वजह से। जब भी आप एक ग्रुप को चेक कर रहे होते हैं तो ग्रुप के अंदर याद रखना साइज को चेक करना हमेशा। और आप जब भी एक पीरियड को चेक करते हैं तो पीरियड के अंदर आप ये चेक कीजिए कि नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास होगी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो ज्यादा अच्छी तरीके से कैपेसिटी उसको कैप्चर कर सकती है, मतलब नेगेटिव चार्ज को आसानी से कैप्चर कर सकती है। तो ये दोनों चीज को रखने के बाद तब जाके आप आंसर डिसाइड कीजिएगा। और छोटी सी और बात, एसडी के स्ट्रेंथ, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मुझे चेक करना उस कंडीशन में एसडी के स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हाई होगा, तो याद रखो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से अगर आप H+ निकालोगे, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया आपके पास एसीटेट आयन, एसीटेट नहीं, ये आपके पास एक तरीके से फॉर्मेट आयन हो गया, CH3 नहीं यहाँ पे। तो ये आयन में जितना ज्यादा, याद रखना आपके पास क्या करना है, आपको इसके अंदर चेक करो कि ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज को आपको बताया था कि स्टेबलाइज करने के लिए आपको कितना क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप ऐड करना पड़ता है। यानी कि जो भी एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप ऐड होगा, एसिड का मतलब है कि यहाँ पर एसीटेट, जो भी यहाँ पर फॉर्मेट आयन, कोई भी आयन हो सकते हैं, यहाँ पर जो भी फॉर्मेट आयन के साथ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप ऐड होगा, तो ये आपके पास नेगेटिव जो आपके पास जो चार्ज है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब उसको, क्योंकि कोई कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बताएं कि अनस्टेबल कर देता है उसको है, तो उसको एसिडिटी को बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ग्रुप चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसका एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि अच्छा एसिड कौन देगा, मतलब अच्छा H+ आयन कौन देगा, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप किसमें है, जिसमें ज्यादा नजदीक होगा, जिसके पास ज्यादा होगा, तो ये आसानी से अपना H+ निकाल देगा। और ऐसे भी इसको सोच सकते हो, यहाँ देखो तुमको यहाँ से क्या करना है, H+ को बाहर निकालना है। H+ को बाहर निकालने के लिए आप रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा दोगे तो इसको तो इलेक्ट्रॉन फिर देने का काम करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कैसे अपने तरफ पूरा ले पाएगा। तो हाइड्रोजन को पूरा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, इसको बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अदर कहीं से नहीं मिले, दूसरी जगह से मिलेगा, तो फिर यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं पाएगा, फिर यहाँ से आसानी से H+ बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सिंपल याद रखना है कि H+ निकलने के बाद जो आपके पास फॉर्मेट आयन बनते हैं उसके साथ अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगी रहेगी, वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनाएगी, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वही आसानी से H+ देगा। तो देखो, तो आपके पास ये 4 कंपाउंड्स है। देखो तो 4 कंपाउंड में कौन से एसिड पावरफुल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट। वेरी गुड।
क्योंकि यहाँ से H+ निकलने के बाद स्टेट आयन को देखो NO2 ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ ऑर्डर है। यहाँ पे एक बार चेक कर लो, ऊपर ऑर्डर को मैंने लिख दिया, हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। इसमें चेक करो तो किसकी एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा हाई है, ये ऊपर वाला का आंसर है, नीचे वाला को मत रिलेट कर लीजिएगा। B, सबसे ज्यादा बी। ठीक है, और उसके बाद बी के बाद करेक्ट ऑर्डर क्या लिखे हम लोग? A, फिर D, C. बी ए डी सी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप एसिटिक एसिड चेक करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, जितना ज्यादा उसके अंदर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बता दी, इंडक्टिव इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट बताएंगे। ठीक है बच्चे लोग, रख रहे हैं।